गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को मार्क्स पूंजीपतियों द्वारा जो मजदूर वर्ग है उसके शोषण का एक साधन मानता है। वो ऐसा कहता है कि हम जो किसी भी कारखाने में किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन के बाद में उसका जो खर्चा निकालने के बाद में पूंजीपति उसको बेचता है, उसका मूल्य और उसमें लागत का मूल्य में बहुत अंतर होता है। लागत को घटाने के बाद में जो एक्स्ट्रा मनी बचती है वो अतिरिक्त मूल्य होता है, उसको पूंजीपति अपने पास रखता है, जबकि उस पर मजदूरों का भी हक होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो गहन विश्लेषण करके मार्क्स ये सिद्ध करता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है शोषण पर आधारित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया है। अतिरिक्त मूल्य, ये याद रखना है में दास कैपिटल। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए प्रत्येक वस्तु के दो मूल्य बताता है। एक तो उसका उपयोग मूल्य यूज वैल्यू, दूसरा उसका विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू। उपयोग मूल्य क्या होता है? उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर किया है मार्क्स ने। और उपयोगिता का अर्थ है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा पूरी करती हैं वे उसके लिए उपयोगी हैं, अतः वे मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। जो वस्तुएं उसकी इच्छा को पूरी नहीं करती हैं वे उसके लिए उपयोगी न होने से कोई मूल्य नहीं रखती है। ठीक है। विनिमय मूल्य, मूल्य का दूसरा आधार विनिमय है। इसे विनिमय मूल्य वैल्यू इन एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय मूल्य इस बात में है कि उस वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके द्वारा वस्तुओं के बदले में विनिमय होता है, यानी किसी वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार किया जाता है। उपयोगिता की वस्तु हुए बिना किसी वस्तु का मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन हर उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक नहीं है। खाने की वस्तु होने के कारण रोटी का उपयोगी मूल्य है, लेकिन जब रोटी को बेचा जाता है उस समय उसका मूल्य दूसरा हो जाता है, जिसे हम विनिमय मूल्य के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य इसलिए अधिक होता है कि उसके उत्पादन में मानव श्रम की मात्रा किसी अन्य वस्तु के उत्पादन से अधिक लगी होती है। एक होता अतिरिक्त मूल्य। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति लेबर पावर को बेचता है और मजदूरी प्राप्त करता है, यानी उसके बदले में वो पैसा प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है और अधिक मूल्य पैदा करता है। यानी अधिक मूल्य किसके लिए पैदा करता है? पूंजीपतियों के लिए। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का एक्सचेंज मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं बल्कि उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। मतलब कि किसी वस्तु को ज़्यादा मूल्य में बेचकर वो पूंजीपति अपना लाभ नहीं कमाते हैं, बल्कि मजदूर को कम मजदूरी देकर कमाते हैं। हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है तथा काम ज़्यादा करना पड़ता है। वह मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य क्या है? मजदूर को कोई मजदूरी प्राप्त हुई 100 रुपये, ठीक है, लेकिन उसने काम किया 150 रुपये का, तो जो 50 रुपये का अंतर है वो होता है अतिरिक्त मूल्य। अब अतिरिक्त मूल्य की कुछ लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, अर्थ बताए हैं। जितना मूल्य श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया है वह अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति की जेब में चला जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। जैसे मजदूरी के लोह नियम के अनुसार दैनिक मजदूरी की जो रेट है 5 रुपया है। कारखाने में काम करने वाले मजदूर उसे दी जाने वाली मजदूरी के मूल्य का अर्थात 5 रुपये की वस्तु 4 घंटे में ही बना लेता है, किंतु कारखाने का मालिक उसे 8 घंटे काम लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह दिन भर में 10 रुपये मूल्य की वस्तु उत्पन्न करता है, लेकिन कारखाने का जो मालिक है उसे 5 रुपये देता है और 5 रुपये अपनी जेब में डालता है। मार्क्स के अनुसार जो ये 5 रुपये उसने जेब में डाले हैं अतिरिक्त मूल्य है और ये श्रमिक को ही मिलना चाहिए, क्योंकि कारखाना मालिक उसके श्रम की चोरी करता है।
यही चोरी उसका लाभ है। इसी से पूंजी का निर्माण होता है। लाभ का कोई अंश मजदूरों को नहीं दिया जाता है। इस अतिरिक्त लाभ के एकत्रीकरण से ही पूंजी बनती है। मार्क्स के अनुसार पूंजी की परिभाषा है अतिरिक्त मुनाफे को प्राप्त करने के लिए लगाए गए समस्त उत्पादन के निजी साधनों का भोग। अतः पूंजी श्रम शोषण है, यानी पूंजी है वही श्रम का शोषण करती है। पहले के समाजों में जिस प्रकार दासों और अर्धदासों का शोषण हुआ है, उसी प्रकार पूंजीवादी युग में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। श्रमिक अपनी सेवाओं और श्रम को पूंजीपति को दे देता है, लेकिन उसके बदले में उसे केवल एक अपने जीवन निर्वाह योग्य जितना ही पैसा मिलता है। पूंजी के मालिक उस अतिरिक्त मूल्य को अपनी जेब में रख लेते हैं, यानी हड़प लेते हैं, और मजदूरों के विरुद्ध पूंजीपतियों का ये शोषण कुचक्र बहुत समय से चला आ रहा है और इसका अंत पूंजीवाद के अंत के साथ ही होगा। ठीक है। कोकर कहता है कि मार्क्स का ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, उसका अंतिम निष्कर्ष यह है कि इस अवस्था को समाप्त करने का एकमात्र उपाय व्यक्तिगत भाड़े, ब्याज, लाभ के सभी सुयोगों का सर्वनाश हो, और यह परिणाम केवल साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव है, जिसमें व्यक्तिगत पूंजी का स्थान सामूहिक पूंजी लेगी। न कोई पूंजीपति रहेगा, न श्रमिक, अपितु सब व्यक्ति सहकारी उत्पादक बन जाएंगे। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की कुछ लोगों ने आलोचना भी की है, क्योंकि बिना आलोचना के तो कोई काम होता ही नहीं है। एक व्यक्ति कोई चीज़ बनाता है, दूसरी उसकी तुरंत आलोचना कर देता है। तो इसकी आलोचना के लिए कुछ लोगों ने कहा है कि श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं केवल जो मजदूरी होती है, लोगों की जो मेहनत होती है, वही उत्पादन का मूल्य का स्रोत नहीं होता। उस मूल्य को प्राप्त करने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये कहता है कि वस्तु के मूल्य के निर्धारण का एकमात्र तत्व इसके उत्पादन में लगने वाला मजदूर का श्रम है, और अतः उसका सारा मूल्य मजदूर को ही मिलना चाहिए। वस्तुतः ये विचार बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण केवल श्रम से ही नहीं होता है। इस पर प्रभाव डालने वाले तत्व जैसे पूंजी है, कारखाना खोलने के लिए मशीनें भी चाहिए, उसके लिए कच्चा माल भी चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान भी चाहिए, उसके लिए प्रबंध कौशल भी चाहिए, मैनेजमेंट भी चाहिए, आदि चाहिए होते हैं। इन चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए, इन के काम के लिए जो लोग लगाए जाते हैं उनको भी पैसा देना पड़ता है। वो पैसा कहाँ से निकलेगा? उस अतिरिक्त मूल्य से ही निकलेगा। एक वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में श्रम के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे वस्तुओं की उपयोगिता, उसकी उपलब्धि, मांग आदि भी प्रभावपूर्ण होते हैं। लोहे और सोने को खान से निकालने में एक समान ही श्रम होता है, लेकिन जहाँ तक उसके मूल्य का प्रश्न है, उसमें भारी अंतर होता है। इस अंतर का मुख्य कारण उनकी उपयोगिता, उपलब्धि की मात्रा और मांग है। दूसरा, इसकी आलोचना कुछ लोगों ने की है कि संपूर्ण जो अतिरिक्त मूल्य है वो लाभ ही नहीं होता है। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति का लाभ मानता है, जबकि पूंजीपतियों को वस्तुओं के उत्पादन में श्रमिक के अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों के लिए धनराशि व्यय करनी पड़ती है। उसे पूंजी का ब्याज देना पड़ता है, मशीनों की घिसावट करानी पड़ती है, श्रमिकों की बीमारी में उनका इलाज कराना पड़ता है, जो बेकार हो जाते हैं उनके बीमों के लिए काफ़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। अतः इन खर्चों को निकालने के बाद अतिरिक्त मूल्य में से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कम रह जाता है। मार्क्स ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है और संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य को लाभांश घोषित कर दिया है, जो वास्तव में अनुकूल नहीं है। आगे इसका है कि मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम का तो वर्णन कर दिया, लेकिन मानसिक जो श्रम लगता है किसी चीज़ के उत्पादन में, उसकी उपेक्षा की है। ठीक है। मार्क्स ने जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताया, उससे ऐसा लगता है कि उसने शारीरिक श्रम को ही श्रम मान लिया है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंध की जो योग्यता, व्यवसाय कुशलता, वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उद्योगों में प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इन पर निर्भर करता है। ये मार्क्स का जो सिद्धांत है, ये विरोधाभास और असंगतिपूर्ण भी लगा है कुछ लोगों को। एक और तो मार्क्स कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मशीन लगाता है। दूसरी तरफ वो ये भी मानता है कि स्थायी पूंजी, मशीनें, कच्चा माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलता है। तो ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं करती हैं। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी कुछ लोगों ने गलत माना है, क्योंकि आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक है। अधिक से अधिक इसे श्रम के शोषण का सिद्धांत कहा जा सकता है। मार्क्स का उद्देश्य राजनीति प्रचार था, न कि अर्थशास्त्रीय। ठीक है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक आर्थिक सत्य होने के बजाय एक राजनीतिक और सामाजिक नारा है। लोगों को, मजदूरों को एकत्रित करने के लिए, मजदूरों को एक करने का उसका ये प्रयास था इसके द्वारा।
और कुछ लोग कहते हैं मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया वो मौलिक है ही नहीं, इससे पहले भी इस सिद्धांत को कई लोगों ने दिया है। जैसा कोकर कहता है कि यह वास्तव में एक अंग्रेजी सिद्धांत था जिसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में सर विलियम पेंटी ने किया था। इसके बाद रिकॉर्ड स्मिथ जैसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने इसमें संशोधन कर नया रूप दिया। सेबाइन के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के श्रम सिद्धांत का विस्तार मात्र है। वेपर कहता है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकॉर्ड के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है। लेकिन ऐसा नहीं, कोई चीज़ आती है तो उसकी केवल नकारात्मक चीज़ें ही होती हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, यानी उसका कुछ तो महत्व होता ही है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का भी कुछ महत्व है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, उत्पादन व्यवस्था में छिपे शोषण, जुल्म, अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। चाहे मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूर्णतः सत्य न हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों की मेहनत पर अपनी विलासिता के महल खड़े किए हैं। चाहे उनको प्राप्त होने वाला लाभ अतिरिक्त मूल्य न हो, परंतु उनके लाभ का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जिसके लिए वे किसी प्रकार योग्य नहीं हैं। श्रमिक और दलितों की जो दयनीय अवस्था है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उनकी इस अवस्था का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पूंजीपतियों पर ही है। अतः मूल्य के सिद्धांत के रूप में मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो एक तरह से अमान्य हो गया है, लेकिन एक शोषण के सिद्धांत के रूप में वह आज भी उतना ही सही है जितना कि मार्क्स के समय था। पॉपर ने ठीक लिखा है कि मेरे विचार में यद्यपि मार्क्स का विश्लेषण दूषित था, लेकिन शोषण के सिद्धांत का निरूपण करने वाले प्रयासों की दृष्टि से आज भी वह सिद्धांत आदरणीय है। ऐसा ही कुछ सेबाइन कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक ऐसा मूल तत्व है जो पूंजीवाद की हृदय पूंजीवाद है उसके दिल को हिला देने वाली जो विभीषिकाएं हैं उसको उद्घाटित करता है। यह सिद्धांत इतना तर्कपूर्ण और ठोस है कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती और स्वीकार कर लेने पर पूंजीवाद की हम किसी भी आधार पर रक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।